नमस्कार दोस्तों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने आरबीआई ग्रेड बी 2021 में जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है फर्स्ट फेज का 6 मार्च को। यहाँ पर हम जनरल अवेयरनेस वाली जो कैटेगरी है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है यहाँ पर 40% वेटेज जो है आपका वो जनरल अवेयरनेस से आता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू के द्वारा ऑलरेडी आरबीआई ग्रेड बी के लिए जो पूरा स्मार्ट कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आप स्टडी आईक्यू के ऐप पर जा सकते हैं, वहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जो कोर्स का कंटेंट है यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी आईक्यू लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डेट टू जीडीपी रेशियो। ये तो आपको पता होना चाहिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो। डेट टू जीडीपी रेशियो कितना होता है? देखिए, डेट का मतलब क्या है? उधार। मतलब कि यहां पर जो सरकार है, अब हमारे पास देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो उधार लेती हैं, तो क्या वो जो उधार है डेट टू जीडीपी रेशियो के हिसाब से क्या वो बढ़ा है कि कम हुआ है? क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो उधार तो हम लेते ही हैं। जैसे कि इस साल अगर आप देखिए तो बजट में क्या अनाउंस किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट 12 लाख करोड़ रुपए और उधार लेगी, मतलब कि मार्केट से बोरो करेगी। तो नंबर टर्म्स में तो ये हर साल बढ़ता ही जाता है। लेकिन डेट टू जीडीपी रेशियो, यहां पर जरूरी यह है कि अगर हमारा ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो उधार लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हमेशा इसको डेट टू जीडीपी रेशियो के हिसाब से देखते हैं। मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि हमारी जीडीपी 200 लाख करोड़ है और मैं कहता हूं कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 50% है, तो डेट टू जीडीपी रेशियो 50% है किसका? जीडीपी का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार ने 100 करोड़ रुपए उधार ले रखे हैं। आया समझ में? इस तरह से चीजें होती हैं। तो यहां पर जितना जीडीपी बढ़ेगी उतना ज्यादा बेटर होगा। तो यहां पर आपको बताना है 2011-12 से लेकर 2018-19 के बीच में यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी रेशियो है, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या दोनों का यहां पर डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा है? क्या दोनों का कम हुआ है? या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़ा है, स्टेट गवर्नमेंट का कम हुआ है? बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है, ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि पिछले साल ये काफी न्यूज में रहा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दोनों का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो बेसिकली क्या हुआ था कि सरकार ने ये जो स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट होता है, ये स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट होता है, इसका 9th एडिशन जारी किया था। और इसके अंदर डिटेल बताया गया था कि भारत सरकार का कितना डेट है, कितना उधार लिया है भारत सरकार ने। आप देख सकते हो यहां पर 2018-19 में ये 45.7% हो गया है, 47.5% के मुकाबले। ये डेट टू जीडीपी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट का भी गिर कर हो गया है 24.8%। मतलब दोनों का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो आपका गिरा है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए, डेट से ही रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको पता होगा जो डेट है वो क्या है? उधार है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोज अभी 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए, तो 12 लाख करोड़ में से हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट 8 लाख करोड़ रुपए हमारे मतलब देश से ही बोरो कर ले, लोगों से बोरो कर ले, और हो सकता है इसमें से 4 लाख करोड़ रुपए बाहर से, मतलब भारत के बाहर से बोरो कर ले, अमेरिका से बोरो कर ले, कहीं से भी कर सकती है। तो इंटरनल डेट होता है, एक्सटर्नल डेट होता है, वैसे ही लॉन्ग टर्म डेट होता है। मतलब सरकार जो है 20 साल के बॉन्ड्स जारी करती है, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो लॉन्ग टर्म डेट इसको कहते हैं। जब एक साल के अंदर वाला डेट होता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म डेट। यूजुअली कई बार 2 साल 3 साल का भी डेट को शॉर्ट टर्म में कह देते हैं, क्योंकि अगर आप कंपेयर करिए 10 साल 20 साल तो बहुत लंबे हो जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड यहां पर 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही होंगे। क्यों? इंटरनल डेट इज मोर देन, देखो यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे, ये मोर है, ठीक है। इंटरनल डेट इज मोर देन एक्सटर्नल डेट। मतलब कि भारत सरकार ने जो कर्ज लिया है वो एक्सटर्नल, भारत के बाहर से ज्यादा नहीं लिया है। ज्यादा कहां से लिया है? इंटरनली लिया है, देश के अंदर से लिया। ये अच्छी बात है। जब आप देश के अंदर से ही डेट लेते हो तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि क्यों? आप सोचो क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर से बोरो करोगे, सपोज आपने यूएस से बोरो किया, तो जब आप यूएस को पेमेंट करना होगा तो किस में करना होगा? डॉलर में करना होगा ना। आपने डॉलर में लिया था और उसको डॉलर में ही देना होगा। तो इसकी वजह से कल के डेट में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आप भारत के अंदर से ही बोरो करते हो तो आप रुपी में रिटर्न कर सकते हो, राइट? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा लॉन्ग टर्म डेट इज मोर देन शॉर्ट टर्म, ये भी अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म क्या है? बहुत ही खतरनाक डेट होता है। आप सोच के देखो, आपने 1 करोड़ रुपया उधार लिया
और आपको कह दो कि 6 महीने के अंदर लौटा दो, तो क्या होगा यहाँ पर 6 महीने के अंदर कितना मुश्किल हो जाएगा लौटाना। और वही मैं आपसे कहूँ चलो 10 साल में लौटा देना, तो कितना आसान हो जाएगा लौटाना, राइट। धीरे धीरे करके आप लौटा दोगे। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो डेट है वो भारत सरकार का ज्यादा है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म डेट, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहां पर अगेन ये पिछले साल काफी न्यूज में रहा था, सरफेसी एक्ट। इसके ऊपर मैंने डिटेल से एक वीडियो भी बनाया था स्टडी आई के ऊपर, आप उसको चाहो तो देख सकते हो, सर्च कर लेना सरफेसी एक्ट। तो यहां पर आपको बताना है इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्या ये जो सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल है, क्या ये सिर्फ कमर्शियल बैंक्स करते हैं या फिर कोऑपरेटिव बैंक ही करते हैं खाली, या दोनों करते हैं, या फिर इनमें से किसी के ऊपर ये लागू नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है, देखिए ये जो पर्टिकुलर सरफेसी एक्ट है इसका इस्तेमाल दोनों कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। देखिए जब ये कानून आया था सरफेसी एक्ट 2003 वगैरह के समय, तो यहां पर क्या था कि सिर्फ कमर्शियल बैंक के लिए था, लेकिन आगे चलकर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको कोऑपरेटिव बैंक पर भी लागू करेंगे। लेकिन यहां पर कई सारे पिटीशंस डाले गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ऐसा सही नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार के अंडर भी आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ये फैसला नहीं ले सकती। तो यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला गया और आप देख सकते हो 5 जजों की बेंच ने यहां पर यह निर्णय सुनाया है कि जो सरफेसी एक्ट है ये कोऑपरेटिव बैंकों पर भी लागू होगा, तो दोनों के ऊपर लागू होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है सरफेसी एक्ट क्या है, मेरा वीडियो देख लेना, नहीं तो शॉर्ट में मैं बता देता हूं। देखो यहां पर क्या होता है, बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, ये क्या करते हैं, लोन देते हैं। लोन कई बार वापस नहीं आता है, तो लोन जब वापस नहीं आता है तो यहां पर सरफेसी एक्ट इसीलिए लाया गया था ताकि वो जो लोन है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए, उसको लेने की कोशिश की जाए, इसके लिए एक्ट है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल दोनों कर सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यहां पर कंपल्सरी लाइसेंसिंग, ये जो पर्टिकुलर टर्म है, क्या आप बता सकते हो ये कौन से एग्रीमेंट के अंदर आता है? मैं आपको बताऊंगा ये क्यों न्यूज में था, लेकिन ये कौन से एग्रीमेंट में आता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? इसका राइट आंसर है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रिप्स एग्रीमेंट। अब देखो आपने सुना होगा WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर मेन 3 एग्रीमेंट आपको मिलेंगे। एक एग्रीमेंट इसको कहते हैं GATT। इनफैक्ट WTO के पहले अगर आप देखोगे तो GATT ही था। बेसिकली ये क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। दूसरा जो एग्रीमेंट है इसको कहा जाता है GATS, इसका मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ध्यान रखना ट्रेड इन सर्विसेज है ये। और तीसरा एग्रीमेंट है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट है। तो जो GATT वाला है गार्ड, तो ये बेसिकली क्या है कि यहां पर सिर्फ जो गुड्स होते हैं ना, जो फिजिकल गुड्स होते हैं, उसमें ट्रेड के लिए ये एग्रीमेंट बनाया गया था। जो GATS है यहां पर जो सर्विसेज हो गए, जैसे IT सर्विसेज हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, तो उसके लिए एग्रीमेंट ये बनाया गया था। और जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स क्या करता है, बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने किसी चीज का आविष्कार किया, ये लोगो आपका है, आपका इस्तेमाल कोई और ना कर सके, मतलब कि एक देश यहां पर प्रोटेक्शन मिले। सपोज कोई चीज का आविष्कार किया जा रहा है अमेरिका के अंदर, आपने देखा होगा भारत के अंदर काफी प्राइवेसी चलती है, तो ऐसी चीजें ना हो इसके लिए ट्रिप्स के एग्रीमेंट बनाए गए थे। तो यहां पर जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग है दोस्तों, आप इसको समझो क्या है। यहां पर क्या होगा, आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनका बहुत अच्छा है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेडिसिन हो गए, ड्रग्स हो गए, वो लोग बना लेते हैं। कोई बीमारी आ गई तो उस बीमारी को लेकर यहां पर वो लोग ड्रग्स वगैरह काफी अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन बहुत महंगा होता है वो। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं, बहुत सस्ती मिलती हैं। कोई मेडिसिन का दाम अगर जो प्रॉपर ब्रांडेड मेडिसिन है उसका दाम होगा सपोज 1000 रुपए, तो जेनरिक मेडिसिन है उसका दाम हो सकता है 50 रुपए हो, तो बहुत सस्ता मिलता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए। तो यहां पर भारत कई बार क्या करता है, इमरजेंसी सिचुएशन में यहां पर एक प्रोविजन है ट्रिप्स के अंदर कि अगर आपके देश में सपोज आपदा आ गई और आप जो है आप क्या वेट करोगे कि इतना महंगा हमें पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए सरकार कंपल्सरी लाइसेंस दे देती है किसी कंपनी को भारत के अंदर कि आप यही वाला मेडिसिन जो है जेनरिक मेडिसिन बना लो, मतलब सस्ते दाम पर बना लो, मतलब सेम चीज होता है वो, उसमें कोई क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन यहां पर इससे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। जिस कंपनी ने आप सोचो 10 साल लगाकर, 20 साल लगाकर इतना रिसर्च डेवलपमेंट किया, उसने इतना कुछ किया और अल्टीमेटली हम लोग सस्ते में बना ले रहे हैं, तो इससे क्या फायदा हुआ उस पर्सन को। इसीलिए ट्रिप्स क्या करता है, उसको सिक्योर करता है। तो रिसेंटली यहां पर क्या हुआ था, भारत ने एक आह्वान किया था सभी देशों को कि ये जो आपका कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाली चीज है, इसको यहां पर फर्दर हमें देखना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल कर सकें। ये न्यूज में चल रहा था, लेकिन आई होप कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा ये ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या चीज है, इसके अंदर कंपल्सरी लाइसेंसिंग की क्या पोजीशन है।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यहां पर लेबर को लेकर आपको पता है दोस्तों काफी ज्यादा हल्ला हुआ था पिछले साल, यहां पर लेबर रिफॉर्म्स हो गए। इनफैक्ट आपको याद होना चाहिए कि जो कोविड-19 चल रहा था उस समय कई सारे राज्यों ने जो लेबर के लॉज हैं उसको सस्पेंड कर दिया था, उसको एक बार के लिए टेम्पररी बैन कर दिया था, ताकि यहां पर जो लेबर की कमी हो गई थी, माइग्रेशन वर्कर हो गए थे, तो यहां पर लेबर की जो कमी थी उसको हटाने के लिए यहां पर सरकार ने, कई सारे राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उन्होंने बैन कर दिया था लेबर लॉस कुछ समय के लिए, ठीक है, ताकि वो स्ट्राइक पर ना जा सकें, इस तरह की चीजें ना कर सकें। तो यहां पर आपको बताना है कि लेबर जो सब्जेक्ट है वो हमारे संविधान का जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर आपको 3 लिस्ट आपको पता होगा। तो कौन से लिस्ट के अंदर आता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बता दिया क्यों मैंने पूछा है, ये इतने सारे करंट अफेयर्स चल रहे थे। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट में आप ध्यान रखिएगा, यहां पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, लेकिन अगर सेम कानून है तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को मान्यता मिलेगी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है कि एक रिपोर्ट है जिसका नाम है इंपैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर द ईयर 2018-19। ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इन्होंने ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जारी किया था कि जो इंपैक्ट है एनर्जी एफिशिएंसी का, ठीक है, वो कैसा रहा है, उसका इंपैक्ट हमारे देश के अंदर। मतलब कि देखो, अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूं कि कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कई लोग मुझसे कह सकते हैं कि सर ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ही आती है। बिल्कुल आती है, लेकिन अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे? छोड़ के आ जाओगे? नहीं छोड़ना है, राइट। तो यहां पर आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है। अगर सपोज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नहीं दिया होता और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ पावर दिया होता तो कौन सा करेक्ट होता? मिनिस्ट्री ऑफ पावर करेक्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि मैंने यहां पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी दे दिया है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें ध्यान रखना, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपको चुनकर आना होता है एग्जाम में। तो ये रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अब मैं अगले 4 क्वेश्चन स्टैटिक के करवाऊंगा। यहां पर इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो हम कितनी बार पढ़ते हैं इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कितनी सारी चीजें पढ़ते हैं, राइट। तो यहां पर इन्फ्लेशन जो है उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। अगेन यहां पर आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है। देखो ऊपर में क्या लिखा है, ये कंफ्यूज हो सकते हैं लोग। यहां लिखा है राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैं जब कहता हूं राइज इन गुड्स एंड प्राइसेस, तो सपोज 2018 में राइज हो गया तो क्या ये इन्फ्लेशन हो गया? नहीं। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा है? सस्टेन्ड इंक्रीज, मतलब कि प्राइस जो है 5 रुपए था वो बढ़कर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, मतलब वो बढ़ते जा रहा है, सस्टेन्ड है। यहां पर एक बार सिर्फ 5 से 6 हो गया तो सिर्फ ये इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा। इन्फ्लेशन एक तरह से आप कह सकते हो, लेकिन स्टिल यहां पर जैसे तीसरा ऑप्शन पढ़ो, यहां क्या लिखा है? सडन राइज, 5 से 9 हो गया, ठीक है, हो सकता है अगले साल ये 9 से वापस से यहां पर 6 आ जाए। तो यहां पर सस्टेन्ड इंक्रीज, करेक्ट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए इन्फ्लेशन की, इस तरह से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। जब भी इन्फ्लेशन होता है उससे क्या होता है? 2 स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेस। नहीं, जब भी इन्फ्लेशन होगा तो मनी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी, इंक्रीज डिक्रीज ऐसा नहीं होता है। जब भी इन्फ्लेशन होगा मनी की वैल्यू डिक्रीज होगी। कैसे? 2010 में 100 रुपए में आप क्या खरीद सकते थे? बहुत कुछ खरीद सकते थे। 100 रुपए में सपोज मैं कहता हूं 10 किलो एप्पल आ जाता, ठीक है। आज के डेट में क्या 10 किलो एप्पल आ जाएगा 100 रुपए में? नहीं, यहां पर 1 किलो एप्पल आएगा, 2 किलो एप्पल आएगा। तो ये क्या हुआ? इन्फ्लेशन की वजह से ये जो 100 रुपए की वैल्यू है वो क्या हो गई है? घट गई है। इसीलिए ये हमेशा डिक्रीज होता है इन्फ्लेशन के समय में। दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देखो यहां पर क्या होता है कि अगर आपको कोई फिक्स्ड इनकम मिल रहा है, कोई पेंशनर है उसको फिक्स्ड इनकम मिल रहा है, ठीक है। सपोज 10 साल पहले एक पेंशनर को यहां पर 5,000 रुपए हर महीना मिला करता था और 10 साल के बाद भी 5,000 मिल रहा है, तो क्या उसको फायदा हो रहा है? नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन, पहले वो 5,000 में बहुत कुछ खरीद सकता था, आज के डेट में वो नहीं खरीद सकता है, तो उसको एक थोड़ा सा लॉस होता है फिक्स्ड पेंशनर को। लेकिन दूसरी तरफ जो बिजनेस हैं वो इसका ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, जो बिजनेस हैं वो ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा उनको। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अगेन इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब मैं कहता हूं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसका अर्थ क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। अब सपोज मैं कहता हूं
कि आप बैंक जाते हो, वहां पर आपको रुपए लेना है, तो वहां पर बैंक जो है आपसे 15% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो क्या आप रुपए लोगे? नहीं, आप कहोगे बहुत ही ज्यादा महंगा है, 15% तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन अचानक से बैंक कहता है कि चलो हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे, तो आप क्या कहोगे? हाँ चलो ये ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये आप खूब सारे पैसे बोरो करोगे और उससे फ्रिज खरीदोगे, एसी खरीदोगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें खरीदेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी डिमांड बढ़ रही है। ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होने से क्या हो रहा है, आप डिमांड बढ़ा रहे हो। डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो इन्फ्लेशन जब डिमांड पुल की वजह से होता है, इसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो यहां पर सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ उसकी वजह से जो डिमांड बढ़ता है उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कह सकते हैं, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन सही नहीं है। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगा, ठीक है, वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये भी नहीं होगा, आउटवर्ड शिफ्ट ये सब नहीं होगा। ध्यान रखना ऑप्शन में क्या लिखा है, आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चुनना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अगेन बहुत ही सिंपल है, कई बार मैं आपको बताया हूं कोर इन्फ्लेशन के बारे में। व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन, इसको ध्यान से पढ़िए, चारों स्टेटमेंट, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। देखिए नॉर्मल इन्फ्लेशन एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में पूरा ओवरऑल जितना इन्फ्लेशन होता है उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन का सिंपल अर्थ होता है कि जब हेडलाइन इन्फ्लेशन में से आप फूड को और फ्यूल को, ध्यान रखना हमेशा, फूड को और फ्यूल को हटा देते हो, ये बन जाता है कोर इन्फ्लेशन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इट रिप्रेजेंट प्राइस राइज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बट डज नॉट इंक्लूड फूड एंड एनर्जी। जो फ्यूल मैंने बोला ना, एनर्जी, वही एक ही चीज है। तो यहां पर फूड और फ्यूल को आपने हटा दिया तो ये कोर इन्फ्लेशन बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसको आप सॉल्व करिए, पढ़िए ध्यान से। इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ आंसर सब कुछ आप वहां से ले सकते हो। मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं यहाँ पर, स्टोरीज में आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना है, स्टडी आईक्यू का, यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स परचेज करना है, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें कई सारी जानकारी मिली होगी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।